नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हम 25 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है कोविड-19 का पता लगाने के लिए SCTI-MST यानी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया गया है। 20 मई 2020 को श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके द्वारा मैग्नेटोकण आधारित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट यानी जो आरएनए को अलग करने के जो किट हैं उन अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया गया है। यह जो अगप्पे चित्रा मैग्ना किट है उसे मान्यता दी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा। इस किट को SCTI-MST द्वारा विकसित किया गया है और इसे अगप्पा डायग्नोस्टिक सेंटर में स्थानांतरित किया गया था और इसलिए इसका जो नाम है अगप्पे चित्रा मैग्ना किट रखा गया। इसका नामकरण किस प्रकार रखा गया इसके बारे में हमने देखा। इस किट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO भी कहा जाता है। इस किट के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो जो किट है ये आरएनए को अलग करने की एक तकनीक है, जिसके लिए चुंबकीय नैनो कणों की एक नवीन तकनीक का यूज किया जाता है। इसमें जो रोगी से जो सैंपल लिया जाता है उससे आरएनए को पकड़ने के लिए जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज करते हैं और ये जो किट्स हैं वो पॉजिटिव केसेज हैं उनका पता लगाने के अंदर काम में आते हैं, उनका पता लगा पाते हैं। और ये जो किट है सबसे इनके जो लाभ क्या है उसके बारे में बात कर लें तो ये जो किट काफ़ी सस्ते हैं, इनकी कीमत काफ़ी कम है और ये लगभग 300 रुपये के अंदर अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। लेकिन इनके और भी अधिक कम होने यानी इसकी कीमत लगभग 50% की इसमें गिरावट आएगी और ये माना जा रहा है कि ये 150 रुपये के अंदर यानी 150 रुपये तक ये किट आगे उपलब्ध होने वाले हैं। और ये जो किट है इनसे भारत की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने यह अनुमान लगाया कि जो देश को अगले 6 महीने के अंदर लगभग 8 लाख किट की आवश्यकता होगी और प्रति माह लगभग 8 लाख किट भारत को चाहिएंगे अगले 6 महीनों के लिए। और जो अगप्पा डायग्नोस्टिक सेंटर है वह प्रति माह है लगभग 3 लाख किट विनिर्माण की क्षमता रखता है, यानी इतने जो 3 लाख किट वह प्रति माह निर्मित कर सकता है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉडल के बारे में, जिसने कोविड-19 के खतरों को काफ़ी कम कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट मॉडल क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये मॉडल है इसकी जो सफलता के जो कारण हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो 5 राज्यों को कोविड-19 से मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जिनके अंदर इसी की सफलता रही है, नॉर्थ ईस्ट मॉडल की सफलता है, जिसके माध्यम से जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड इन 5 राज्यों को कोविड-19 से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हालांकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर कोविड-19 का जो प्रसार है वो काफ़ी धीमा हुआ है और इतना ज़्यादा उस प्रॉब्लम नहीं आई है, फिर भी उन्हें अब पूर्णतः मुक्त क्षेत्र घोषित करने के अंदर उनके नॉर्थ ईस्ट मॉडल की काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। त्रिपुरा में विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उसके बीच में जो कोविड-19 के मामले हैं उनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। और असम इस क्षेत्र का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। जैसा कि आप सभी को मालूम है जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर सबसे अधिक क्षेत्रफल असम का है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो बीमारी है उसका प्रसार है वो काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी सीमित मात्रा में उसका प्रसार हो पाया है। अब हम बात करते हैं इस मॉडल के बारे में। तो जो ये केंद्र और राज्य सरकारों की त्वरित प्रक्रिया के कारण नॉर्थ ईस्ट मॉडल सफल रहा है। और ये जो त्वरित प्रतिक्रियाएं थी वो क्या थी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो डिलीवरी है, जो आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी जिनके अंदर दवा है, उपकरण है, उन्हें एयर कार्गो और भारतीय वायुसेना के द्वारा डिलीवर किए गए, जिससे कि समय की काफ़ी बचत हुई है। इसके अलावा जो परीक्षण की जो सुविधाएं हैं उनकी संख्याओं को काफ़ी बढ़ा दिया गया था।
इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, उस योजना के तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकी है, जिससे कि इसे कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिली। हालांकि ये जो सफलता के ये प्रमुख कारण थे, लेकिन अन्य कुछ कारण भी हैं, जैसे कि सिक्किम और नागालैंड के अंदर जो परीक्षण की सुविधाएं नहीं थी, सिक्किम और नागालैंड में परीक्षण की सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जबकि असम के अंदर केवल 2 ही परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध थी। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में जो ट्रू नेट परीक्षण की सुविधा है जो सिक्किम के अंदर शुरुआत की जाती है। और ट्रू नेट क्या है, ट्रू नेट जो एक ऐसा जो मशीन है जो कि टीबी का जो परीक्षण करने के काम में ली जाती है, तपेदिक जो बीमारी है उसका परीक्षण काम में परीक्षण करने के लिए ट्रू नेट यूज की जाती है, एक मशीन है। इसे अप्रैल 2020 के अंदर कोविड-19 मामलों का परीक्षण करने के लिए आईसीएमआर के द्वारा अनुमोदित किया गया था। और इसके अलावा एक रेड आर्मी जो है, वहाँ की जो लोकल जो एक टीम है रेड आर्मी, उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, उसका भी काफ़ी योगदान रहा है इसके अंदर ये जो रेड आर्मी है नॉर्थ ईस्ट का, इसका जो गठन नॉर्थ ईस्ट के अंदर किया गया था। और इसके अंदर जो बुद्धिमान वृद्ध पुरुष और महिलाएं जो हैं उन्हें शामिल करते हैं, और उनकी एक टीम होती है जो ग्रामीणों के बीच में जा कर के कार्य करती है। और ग्रामीण जो क्षेत्र उनके अंदर उनका काफ़ी सम्मान भी होता है, उनकी उम्र की वजह से, उनके अनुभव की वजह से, और उनके किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों की वजह से। और इससे कि होता क्या है, इस टीम का जब हमने जब सरकार ने इसकी मदद ली, तो इससे जो आदिवासियों तक जो सरकार की जो पहुंच है वो आसान हो गई है, और उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर कोविड-19 मुक्त बनाने के अंदर एक बड़ा योगदान इससे प्राप्त हुआ। इसके अलावा लाइफलाइन उड़ानें, जिसके अंतर्गत जो आवश्यक वस्तुएं और जो हैं और मेडिकल कार्गो प्रदान करने के लिए लाइफलाइन उड़ानों की योजना शुरू की गई थी। इस योजना ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और दस्ताने यानी पीपीई किट, जो ग्लव्स हैं और मास्क हैं, उनकी आपूर्ति की। तो ये कुछ कारण थे जिनके माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट मॉडल है काफ़ी सफल रहा है। अगला हमारा टॉपिक है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 15 मई 2020 को भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अर्थात इंडियाज फॉरेक्स जो रिजर्व है, वो 1.73 बिलियन डॉलर की जो वृद्धि के साथ में 487.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी कि इसके अंदर अब वृद्धि हुई है। पहले हम बात करें 6 मार्च को, इसके जो हमने इसके आंकड़े देखे तो उन आंकड़ों के अंदर यह उच्चतम शिखर पर पहुंचा था। उसके बाद में जो 20 मार्च 2020 को इसमें 11.983 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई थी। और बाद में 2008 के जो कि 2008 का जो वैश्विक वित्तीय संकट है, उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी गई देखी गई थी। लेकिन इसके बाद में लगातार इसके अंदर वृद्धि होती जा रही है। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा कि इसके जो फंड है उसके अंदर ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके अंदर वृद्धि हुई थी। अब हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आरक्षित निधियों का एक भंडार भी कहा जा सकता है, और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो 15 मई 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति वो क्या रही है, इसमें जो फॉरेन करेंसी असेट्स यानी एफसी है वो 1.222 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ में 448.67 बिलियन डॉलर अभी ये हो चुके हैं। इसके अलावा जो गोल्ड रिजर्व है उसमें 616 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। और अब उसकी जो स्थिति है उसकी बात करते हैं तो ये 32.906 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो स्वर्ण भंडार के अंदर भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो आईएमएफ के जो एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार है, उसमें भी 2 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। और अब यह जो बढ़कर के 1.425 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। तो इस तरह से जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर काफ़ी जो हर क्षेत्र के अंदर वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन हम आगे बात करें जो विशेष आहरण अधिकार है, उसको ये जो आईएमएफ के द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, और आईएमएफ इसे यानी एसडीआर को अपने सदस्य देशों को उनके आरक्षण के अनुपात में आवंटित करता है। इसीलिए इसका नाम जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा गया है। बात करते हैं हम आईएमएफ के जो रिजर्व कोष है उसके अंदर स्थिति की, तो आरबीआई ये बताती है कि आरबीआई के अनुसार 13 मिलियन डॉलर की इसके अंदर जो आईएमएफ का जो रिजर्व कोष है उसमें गिरावट आई है, और अब यह है 4.038 बिलियन डॉलर आंका गया है। रीस्टार्ट योजना।
आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जो राज्य के एमएसएमई अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन क्षेत्रों को सहारा देने के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसे रीस्टार्ट नाम दिया गया। ये कार्यक्रम है जिसे रीस्टार्ट के नाम से शुरू किया गया है। ये जो कार्यक्रम है, इससे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की 9,800 जो इकाइयाँ हैं उन्हें लाभ होने की उम्मीद है। और साथ ही जो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें रोज़गार मिल पाएगा। और इसके अंतर्गत जो एमएसएमई सेक्टर के जो पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। काफ़ी बड़ी रकम इसके लिए खर्च की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। अब इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इसमें से 1100 करोड़ जो है उसमें से 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा है कि एमएसएमई सेक्टर की जो फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए, यानी इनपुट पूंजी से तात्पर्य यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो पूंजी है कि जो उद्योग हैं उन्हें पुनः शुरू करने के लिए जो प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होगी, उसके लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष भी बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने एमएसएमई से खरीदे जाने वाले लगभग 360 उत्पादों की पहचान की है जिनकी सरकारी खरीद पर जिन्हें सरकारी जो खरीद पर खरीदा जाएगा, और इनका जो भुगतान वो 45 दिनों के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। अब ये जो कुल खरीद होगी उसमें से 25% सूक्ष्म और सूक्ष्म लघु उद्यमों से खरीदा जाएगा। इसके अलावा जो इसमें 4% जो भाग है वो एससी और एसटी सामुदायिक उद्यमों से खरीदा जाएगा, और 3% इसका जो भाग है इस खरीद का वह महिला उद्यमियों से खरीदा जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 25% सूक्ष्म और लघु उद्यम, 4% एससी एसटी समुदाय और 3% महिला उद्यमियों से खरीदा जाएगा। इस पहल से जो है सबसे पहली बात 72,531 से अधिक जो सूक्ष्म उद्योग हैं, इसके अलावा 24,252 लघु उद्योग और 645 मध्यम उद्योगों को इससे लाभ पहुंचेगा। अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है उसके तहत सार्वजनिक जो कंपनी है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जो है, और इसने क्या किया है, इसने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत जो ओएनजीसी है यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, उसके साथ उसने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी यानी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम बात करें कि एनटीपीसी और जो ओएनजीसी हैं, ये दोनों कंपनियाँ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रही हैं। अब हम बात करते हैं इस समझौते में क्या होगा। तो इस समझौते के अंदर जो एनटीपीसी और ओएनजीसी है वह भारत और विदेशों के अंदर जो अपतटीय पवन यानी जो ऑफशोर वाइंड्स हैं और इसके अलावा अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ी हुई संभावना का पता लगाएंगी। पहले तो यहाँ ये शोध किए जाएंगे, रिसर्च किए जाएंगे किस जगह पर इन ऊर्जाओं की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो दोनों कंपनियां हैं वे संवहनीयता, इसके अलावा भंडारण, ई परिवर्तनीयता, ईएसजी यानी पर्यावरण सामाजिक और प्रबंधन, इसके अनुकूल परियोजनाओं के क्षेत्रों का संभावित पता भी लगाएगी। अब हम बात करते हैं एनटीपीसी की जो वर्तमान स्थिति के बारे में। तो जो एनटीपीसी है उसके पास में अभी 920 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। ध्यान दीजिए 920 मेगावाट की जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं और लगभग 2300 मेगावाट की जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। तो इस तरह से जो एनटीपीसी की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत दिखाई देती है यहाँ पर। और हम बात करें इसके बारे में और अधिक जानकारी, तो इस समझौते से जो एनटीपीसी है वह अपने अक्षय ऊर्जा क्षमता जो योग कार्यक्रम है उसमें तेजी ला पाएगा, क्योंकि जो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं और विदेशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को इससे ये जो अपनी मौजूदगी का विस्तार करेगी। इसके अंदर ये विदेशों के अंदर भी अपने जो प्लांट्स लगाएगी। इससे भारत की जो सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी जो एनटीपीसी है उसे वर्ष 2032 तक 32 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के अंदर मदद मिलेगी। इसके अलावा हम एनटीपीसी समूह की बात करें तो ये जो ग्रुप है इसके पास में कुल स्थापित क्षमता है, इसकी जो कुल स्थापित क्षमता
62,110 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और एनटीपीसी के पास में 70 ऊर्जा केंद्र हैं, और जिनमें से जो 25 हैं वो संयुक्त उपक्रम सहित हैं। इसके अलावा 24 कोयला आधारित जो उपक्रम हैं, जो प्लांट हैं। इसके अलावा 7 ऐसे जो प्लांट हैं जो संयुक्त यानी गैस और द्रव से संचालित होते हैं। एक हाइड्रो प्लांट है और 13 अक्षय ऊर्जा केंद्र इसके पास वर्तमान में शामिल हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनटीपीसी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ओएनजीसी की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो ओएनजीसी के पास में अभी 176 मेगावाट की जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जिनमें से 153 जो हैं वो 153 मेगावाट की जो है वो पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, और 23 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। इस नए समझौते से अक्षय ऊर्जा व्यापार में ओएनजीसी की मौजूदगी बढ़ेगी, और वर्ष 2020 तक ये अपने पोर्टफोलियो में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने के जो लक्ष्य है उसे हासिल करने के अंदर सक्षम भी हो जाएगी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उमंग। भारत सरकार के जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वो उमंग ऐप पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित सूचनाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। ये जो उमंग ऐप है इसका इंटरफेस आप इस मोबाइल स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं। ये जो इस उमंग ऐप का इंटरफेस है, तो ये जो उमंग ऐप है, इस एप्लीकेशन पर आईएमडी की जो कुछ जानकारियां, जिनमें से 7 सेवाएं हैं, उन्हें ऑन बोर्ड किया गया है, और उन 7 सेवाओं की डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें से सबसे पहली है वर्तमान मौसम की स्थिति। तो इस के तहत जो 150 जो नगरों के लिए वर्तमान तापमान, इसके अलावा आर्द्रता, हवा की गति, दिशा को दिन में 8 बार, और जो दिशा गति है, इन सभी को जो दिन में 8 बार अपडेट किया जाता है। इसके अलावा सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रमा के डूबने और निकलने के समय के बारे में भी सूचना दी जाती है। ये हमने बात की वर्तमान मौसम की स्थिति के बारे में। अगला इसका जो सेवा है वह नाउकास्ट, जिसके द्वारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी आईएमडी है, वह राज्य मौसम विज्ञान विभाग केंद्रों के द्वारा देश के लगभग 800 स्टेशनों के लिए स्थानीय मौसम की घटनाओं और उनकी तीव्रता के बारे में अगले 3 घंटे की चेतावनी जारी कर सकता है। साथ ही जो गंभीर मौसम की स्थिति में जारी की गई जो चेतावनी है, इसके प्रभाव को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगली सेवा है वह नगर पूर्वानुमान। तो इसमें भारत के लगभग 450 नगरों को मौसम की स्थितियों के बारे में पिछले 24 घंटों की जो स्थिति है और इसके अलावा अगले 7 दिनों के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। अगली सेवा है वर्षा की सूचना, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय जिला वर्षा सूचना को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और संचयी श्रृंखला के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। अगली सेवा है 5वीं सेवा पर्यटन पूर्वानुमान, जिसके माध्यम से भारत के लगभग जो 100 पर्यटन नगर हैं उनकी मौसम की स्थिति को पिछले 24 घंटों के दौरान की उनकी जो मौसम की स्थिति है, उसके अलावा आने वाले अगले 7 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान है वो उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा अगली जो सेवा है वो चेतावनी है। नागरिकों को आने वाले जो खतरनाक मौसम है उसकी चेतावनी देने के लिए भी अलर्ट जारी किए जाते हैं इसी एप्लीकेशन के द्वारा। और इसमें जो अलर्ट का जो स्तर है उसे लाल, नारंगी और पीले रंग में कोड किया जाता है, जिसके अंदर जो लाल रंग है वो सबसे गंभीर श्रेणी के जो चेतावनी मानी जा सकती है। और आने वाले जो 5 दिन हैं उनके लिए सभी जिलों के हेतु दिन में 2 बार इसे जारी किया जाता है। और इसकी जो 7वीं और अंतिम जो सेवा जिसके बारे में बात करें, चक्रवात, तो जो तूफान की जो चेतावनी और अलर्ट, तूफान के तटों से गुजरने के संभावित समय और बिंदु पथ यानी उसका जो रास्ता होगा उसके द्वारा चक्रवाती तूफान का जो ट्रैक उपलब्ध करवाया जाता है इस उमंग ऐप के द्वारा। और चक्रवात के प्रभाव के आधार पर क्षेत्रवार, जिलेवार चेतावनियां जारी की जाती हैं, जिससे कि संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों की निकासी सहित उपयुक्त तैयारी संभव की जा सके। इसके अलावा उमंग ऐप का जो उपयोग है नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों के
नागरिकों तक एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमुख सहकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए वर्ष 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया था। और यह भारत सरकार की जो ऑल इन वन, इसके अलावा सिंगल, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, सिक्योर, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषीय जिसे हम कह सकते हैं, मल्टी सर्विस यानी विभिन्न सेवाओं को जारी करने वाली मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रदान करता है। और इसके बारे में हम बात करते हैं तो जो वर्तमान में इस ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार के जो 127 विभाग हैं और 25 राज्यों की लगभग 600 सेवाएं हैं, उन्हें लगभग 180 उपयोगी बिल भुगतान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और कई अन्य सेवाओं को भी इसमें जारी किया जाना बाकी है। वर्तमान में जो एंड्रॉयड, ये मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर वर्जन्स हैं जैसे एंड्रॉयड, iOS, वेब एंड कियोस, इसके अलावा इन पर जो आधारित जो उमंग एप्लीकेशन है, ये इसके जो उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.1 करोड़ के साथ में 2.1 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। और नागरिक उमंग ऐप के माध्यम से अपने डिजी लॉकर तक पहुंच सकते हैं और रैपिड असेसमेंट सिस्टम यानी RAS के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसे उमंग के साथ में एकीकृत किया गया है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। और अब बारी हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना की शुरुआत की है? आप जो अपना जवाब है वह वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को। जो कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की है। अब ये जो कोणार्क शहर का इसमें ऐतिहासिक जो सूर्य मंदिर है उसे विकसित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये जो योजना है कोणार्क शहर के सूर्य मंदिर को विकसित करेगी, जो कि सूर्य मंदिर और सौर ऊर्जा के जो आधुनिक उपयोग के बीच में तालमेल का संदेश देगी। और ये जो योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, यानी जो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उन्हें अब बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से हम सोलर एनर्जी को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। और आपके जो भी सुझाव इस क्लास के लिए, हमारे जो वीडियोज़ हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हों, तो कोई आपके फीडबैक्स हों, तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें बता सकते हैं, हमें उससे अवगत करा सकते हैं। आपके जो अमूल्य सुझाव हैं वो सदैव आमंत्रित रहेंगे। थैंक यू।